मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, फर्दर डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ सॉल्वेशन इन डिसॉल्विंग प्रोसेस। स्टूडेंट्स, हमने दो तरह के सॉलिड्स के लिए डिस्कस किया डिसोल्यूशन का प्रोसेस, आयनिक सॉलिड्स के लिए किया और मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के लिए किया। स्टूडेंट्स, आप एक बात अच्छी तरह याद रखेंगे कि इनकी डिसोल्यूशन के किसी भी प्रोसेस के अंदर हमेशा हीट चेंज अकम्पनीड होता है। किसी भी केमिकल प्रोसेस के अंदर हीट चेंज अकम्पनीड होता है, या तो हीट एब्जॉर्ब होती है या तो हीट रिलीज होती है, या तो प्रोसेस आपका जो हीट इन्वॉल्व है वो एक्सोथर्मिक हो सकती है या एंडोथर्मिक हो सकती है। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि वो तमाम हीट चेंजेस जिनमें आयनिक सॉलिड्स इन्वॉल्व होते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव या ज़्यादा वो साउंड होते हैं या उनका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। क्योंकि स्टूडेंट्स, जो आपके पास आयनिक सॉलिड्स होते हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से मिलकर बन रहे होते हैं, जो कि वे मच स्ट्रॉन्गर होती हैं एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ जब आप जिक्र करते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का, जो कि इक्विवेलेंट बॉन्ड से बन रहे होते हैं, जिनकी जो एनर्जी है वो एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ आयनिक सॉलिड्स कम होती है। तो स्टूडेंट्स, अब हम इसको निचले लेवल पे बिल्कुल मॉलिक्यूलर बेसिस पे डिस्कस करते हैं कि हीट ऑफ सॉल्यूशन जो है वो कैसे अफेक्ट कर रही है आपके सॉल्वेशन के प्रोसेस को। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि देयर इज ऑलवेज अ एंथैल्पी चेंज एसोसिएटेड विद द डिसोल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस। अब स्टूडेंट्स, जो एंथैल्पी चेंज या वो हीट चेंज जो एज अ रिजल्ट ऑफ डिसोल्यूशन हमें मिलता है, हम उसको बोलते हैं हीट ऑफ सॉल्यूशन। अब स्टूडेंट्स, जो हीट ऑफ सॉल्यूशन है वो फर्दर डिफरेंस होता है बिटवीन द हीट ऑफ लैटिस एनर्जी एंड हीट ऑफ हाइड्रेशन। अब इसको हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, लैटिस एनर्जी इज द एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक सोल्यूट पार्टिकल्स, यानी कि इट इज द एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द सोल्यूट इंटरेक्शंस, and it is equal to the lattice energy, and the energy which is released when solute particles bind to the water molecules in solution is called as heat of hydration। यानी कि स्टूडेंट्स, दो तरह की हीट्स इन्वॉल्व होती हैं, दे accompany heat of solution, that is, यानी कि स्टूडेंट्स, सबसे पहले वो एनर्जी which is required to break solute particles into constituents ions is equal to lattice energy, and the energy released when solute particles bind to the water molecules, जैसे कि स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया, उसको हम हीट ऑफ हाइड्रेशन कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, अगर आपकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा है किसी कंपाउंड की, तो इट मीन्स कि उसकी हीट ऑफ सोल्यूशन जो है वो पॉजिटिव होगी एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन। अगर आपकी हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ लैटिस एनर्जी, इट मीन्स कि जो डेल्टा एच का जो सोल्यूशन है, यानी कि जो हीट ऑफ सोल्यूशन है, वो आपकी नेगेटिव होगी। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास दो तरह की एग्जाम्पल्स हैं, इनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपके पास जो एग्जांपल है वो है अमोनियम नाइट्रेट की। अमोनियम नाइट्रेट हमने लिया, उसको वाटर में डिज़ोल्व किया, तो वो अपने रिस्पेक्टिव आयंस में डिसोसिएट कर जाएगा, दैट इज़ अमोनियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। अब स्टूडेंट्स, जो हीट ऑफ सोल्यूशन है यहाँ पे वो पॉजिटिव है, दैट इज़ प्लस 25.7 किलो जाउल्स पर मोल। अब इसी तरह हमारे पास एक और एग्जाम्पल है जिसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड है प्लस वाटर, सोडियम आयंस प्लस हाइड्रोक्साइड आयंस में डिसोसिएट हो गया। डेल्टा एच जो है इसका फॉर सोल्यूशन विल बी इक्वल टू -44.5 किलो जाउल्स पर मोल। अब स्टूडेंट्स, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस स्टूडेंट्स ये है कि अमोनियम नाइट्रेट की लैटिस एनर्जी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन, जिससे मैं ये इन्फर कर सकती हूँ कि इनके जो सोल्यूट इंटरेक्शन थे आपस में, यानी कि जो आयन आयन इंटरेक्शन था अमोनियम नाइट्रेट के अंदर, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था एज़ कम्पेयर टू दैट उस इंटरेक्शन के जो कि वाटर मॉलिक्यूल्स ने बिल्ड किया विद दैट ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। अब स्टूडेंट्स, सवाल ये पैदा होता है कि ये आपके पास रिएक्शन पर्टिकुलरली एंडोथर्मिक है। अब ये एंडोथर्मिक है जिसका मतलब ये है कि ये कूलिंग प्रोड्यूस करेगा, कूलिंग अफेक्ट देगा। क्यों? क्योंकि आपके पास जो हीट एनर्जी है वो एब्जॉर्ब हुई है एज अ रिजल्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। क्यों? क्योंकि आपने स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स ब्रेक किए हैं और वाटर मॉलिक्यूल्स ने उनको सराउंड किया है। इसी तरह स्टूडेंट, जो आपके पास रिएक्शन नंबर 2 है, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड जो वाटर में डिसोसिएट हो रहा है, स्टूडेंट्स वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है।
एक्सोथर्मिक का मतलब ये है कि उसकी जो लैटिस एनर्जी है वो कम है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ इट्स हीट ऑफ हाइड्रेशन, यानी कि उसका जो आपस में इंटरेक्शन था वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, जिसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल ने ज़्यादा स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शंस बिल्ड किए विद दैट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स एनर्जी रिलीज़ होगी। एनर्जी जब रिलीज़ होगी तो आपके पास हीट जनरेट होगी, यानी कि स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जब भी आप अमोनियम नाइट्रेट का सोल्यूशन बनाते हैं अपनी लैब्स के अंदर तो टेम्परेचर में वाज़े फ़र्क होता है, आप थर्मोमीटर से उसको मेजर कर सकते हैं, यानी कि टेम्परेचर रिड्यूस हो जाता है सोल्यूशन का। इसी तरह जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को, स्टूडेंट्स हर लैब में अवेलेबल होता है, आप प्रैक्टिकली करके देखिएगा कि जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर के अंदर डालते हैं तो जब आपने टेस्ट ट्यूब में फॉर एग्जांपल आपने डाला, एक पीस डाल लिया, आप टेस्ट ट्यूब को नीचे से पकड़ के रखेंगे तो आपको वाज़े टेम्परेचर में फ़र्क महसूस होगा, आपको थर्मोमीटर यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन। अब स्टूडेंट्स जैसे आपके सामने एक डायग्रामेटिक इलस्ट्रेशन है जिसके अंदर NaCl क्रिस्टल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, तो स्टूडेंट्स होगा ये कि जब आपने इसको डिज़ोल्व किया है तो लैटिस एनर्जी स्टूडेंट्स ज़्यादातर एंडोथर्मिक होती है और जो आपके पास जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है वो ज़्यादातर एक्सोथर्मिक होती है। लेकिन क्यों? क्योंकि हम डेल्टा हीट ऑफ सोल्यूशन या डेल्टा H या हीट ऑफ सोल्यूशन को एज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंस ले रहे होते हैं तो वैल्यूज़ में फ़र्क आता है, जैसे कि हमने लेटर एग्जाम्पल्स में भी डिस्कस किया। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके सामने एक टेबल है जिसके अंदर मुख्तलिफ तरह के सॉल्ट्स आपके सामने हैं, जिसमें लिथियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, पोटेशियम आयोडाइड है, अमोनियम नाइट्रेट है और एल्यूमिनियम क्लोराइड है, और इनकी रिस्पेक्टिव एंथैल्पीज ऑफ सोल्यूशन इन किलो जॉल पर मोल गिवन है। लिथियम क्लोराइड के लिए ये वैल्यू नेगेटिव है, इसी तरह एल्यूमिनियम क्लोराइड के लिए ये वैल्यू नेगेटिव है, इसी तरह NaOH के लिए नेगेटिव है, विच मीन्स कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होंगे, हीट जनरेट करेंगे। इसी तरह NaCl हो गया, KCl हो गया, पोटेशियम आयोडाइड हो गया, ये एंडोथर्मिक है, इट मीन्स कि हीट एब्जॉर्ब होगी एट द एंड ऑफ द डिसोल्यूशन, हीट एब्जॉर्ब होगी मतलब टेम्परेचर डिक्रीज होगा। इसी तरह स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं कुछ डेली लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ हीट ऑफ सोल्यूशन, इंस्टेंट हॉट पैक्स एंड इंस्टेंट कोल्ड पैक्स। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, तो मैं ये कह सकती हूँ कि इंस्टेंट कोल्ड पैक्स में अमोनियम नाइट्रेट यूज़ होगा। क्यों यूज़ होगा? क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है जिसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। इंस्टेंट कोल्ड पैक स्टूडेंट्स यूज़ होते हैं आपके मसल्स को रिलैक्स करने के लिए। अगर आपके मसल स्ट्रेच हैं तो कोल्ड पैक्स यूज़ किए जाएंगे, आपको कहीं बर्न हुआ है तो कोल्ड पैक्स यूज़ किए जाएंगे ताकि आपको इंस्टेंट रिलीफ मिल सके। इसी तरह हॉट पैक्स यूज़ किए जाते हैं, आपको कोई पेन है उसको रिलीफ करने के लिए, और इसके लिए स्टूडेंट्स वो वाले सॉल्ट्स यूज़ किए जाते हैं जिनका आपके पास एक्सोथर्मिक हीट ऑफ सोल्यूशन होता है। हीट ऑफ सोल्यूशन एक्सोथर्मिक होता है तो हीट जनरेट होती है, जैसे इन द केस ऑफ कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम सल्फेट। तो स्टूडेंट्स ये हो गई प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीट ऑफ सॉल्यूशंस इन द फॉर्म ऑफ इंस्टेंट हॉट पैक्स एंड इंस्टेंट कोल्ड पैक्स। अब चलते हैं स्टूडेंट्स, डिफाइन करते हैं वाटर ऑफ हाइड्रेशन क्या होती है। स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि हम कुछ केमिकल फार्मूलाज लिखते हैं कुछ कंपाउंड्स के, तो उनके साथ हम वाटर मॉलिक्यूल्स लिखते हैं। स्टूडेंट्स वाटर मॉलिक्यूल्स दैट कंबाइन विद कंपाउंड्स एज दे आर क्रिस्टलाइज्ड फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि वो वाटर मॉलिक्यूल्स जो कि कंपाउंड्स के साथ कनेक्ट होते हैं एज दे आर क्रिस्टलाइज, यानी कि उनके स्ट्रक्चर का हिस्सा बन जाते हैं एज दे आर क्रिस्टलाइज फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन एज अ रिजल्ट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो उनको हम बोलते हैं वाटर ऑफ या वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रेशन। और ऐसे केमिकल कंपाउंड्स जिनके अंदर वाटर ऑफ हाइड्रेशन प्रेजेंट होते हैं उनको हम हाइड्रेट्स बोलते हैं। स्टूडेंट्स अब परसेंट वाटर आप फाइंड आउट कर सकते हैं हाइड्रेट के अंदर। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि कोई भी केमिकल कंपाउंड इन वाटर ऑफ हाइड्रेशन को अपनी स्ट्रक्चर का, केमिकल सिमेट्री का हिस्सा बना लेते हैं। अब आप क्या कर सकते हैं कि एक हाइड्रेट के अंदर परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स की। वो कैसे कि आप क्या करेंगे, मास ऑफ वाटर लेंगे इन हाइड्रेट कितना है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ हाइड्रेट मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके पास एक परसेंटेज आ जाएगी। स्टूडेंट्स कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट के अलावा आपके पास एग्जांपल है मैग्नीशियम सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट .7H2O यानी कि हेप्टाहाइड्रेट 7H2O। इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास एग्जांपल है सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट, इसी तरह सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। आपके पास मुख्तलिफ तरह की एग्जांपल्स हैं। स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं ये अराउंड द केमिकल सब्सटेंस एक दूसरे को अरेंज कर रहे होते हैं, उसके आयंस के इर्द गिर्द अरेंज कर रहे होते हैं।
जितनी ज़्यादा चार्ज डेंसिटी होगी आपके किसी भी आयन की, चार्ज डेंसिटी का मतलब है कि कितना ज़्यादा चार्ज उसके ऊपर प्रेजेंट है, पॉजिटिव या नेगेटिव, जितना ज़्यादा प्रेजेंट होगा उतने ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स उस आयन को सराउंड कर रहे होंगे। जैसे स्टूडेंट्स आपके पास कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर के ऊपर +2 चार्ज है, सल्फेट के ऊपर SO4 नेगेटिव है, तो 4 वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं आउट ऑफ 5 वो कॉपर के इर्द गिर्द अरेंज होंगे। क्यों? क्योंकि कॉपर की चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, उसके ऊपर चार्ज ज़्यादा है। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि चार्ज डेंसिटी किसी भी आयन की उतनी ज़्यादा होती है जितना ज़्यादा उसके ऊपर चार्ज होता है, और जितना ज़्यादा उसका साइज स्मॉल होता है उतने ज़्यादा वो वाटर मॉलिक्यूल्स या वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रेशन जो है वो अकोमोडेट कर सकता है। और सल्फेट के पास सिर्फ एक वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। तो ये हो गई स्टूडेंट्स वाटर ऑफ हाइड्रेशन की बात। उसके बाद स्टूडेंट्स हम चलते हैं, एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। एग्जांपल नंबर 10.1 सेज 250 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट एक्स हाइड्रेट ऑन हीटिंग प्रोड्यूसेस 159.82 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। कैलकुलेट द परसेंट ऑफ वाटर इन कॉपर सल्फेट एक्स हाइड्रेट, ऑल्सो डिटर्मिन द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि आपने बाद में नंबर ऑफ मोल्स भी कैलकुलेट करने हैं। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे। डिफरेंस हमने कैसे कैलकुलेट करना है कि आपके पास 250 ग्राम्स आ गया है और ऑन हीटिंग ये आपके पास प्रोड्यूस हुई है वैल्यू। एक दफ़ा हम फार्मूला देख लेते हैं, मैस ऑफ वाटर इन द हाइड्रेट डिवाइडेड बाय मैस ऑफ हाइड्रेट। सबसे पहले हम मैस ऑफ वाटर निकालेंगे कि कितना है। मैस ऑफ वाटर स्टूडेंट्स आप कैसे निकालेंगे, डिफरेंस के थ्रू निकालेंगे। डिफरेंस 250 माइनस 159.82 ग्राम्स, 250 माइनस 159.82, it will be equal to 90.18 ग्राम्स। अब स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे कि आपके पास जो मैस ऑफ वाटर है इन द हाइड्रेट, परसेंट हाइड्रेट आपने निकालनी है। परसेंट ऑफ वाटर आप निकालेंगे। मैस ऑफ वाटर इन द हाइड्रेट 18 डिवाइडेड बाय 250 इंटू 100, 90.18 डिवाइडेड बाय 250, ये आपके पास स्टूडेंट्स आ जाता है 36.072%। अब स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे होंगे। नंबर ऑफ मोल्स आपके पास मैस इन ग्राम्स आ गया है 90.18 इतना वाटर है आपके पास। बाय मोलर मैस वाटर का आ जाता है 18, 90.18 डिवाइडेड बाय 18, इट विल बी इक्वल टू 5.01, यानी कि आपके पास x जो है वो 5 की इक्वल है। देयर आर 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन।